हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टू डे टारगेट में। आज हम देखेंगे सी-टेट के लिए एसएसटी जो आपके पेपर 2 में पूछी जाती है 60 नंबर की। तो काफ़ी ज़्यादा रोल होता है पेपर 2 पास कराने में एसएसटी का, इसलिए जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं प्लस सिलेबस के अनुसार सभी एमसीक्यू आपको कराने वाले हैं। तो जो लोग चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए होंगे वह सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आगे की क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहेगी। देखिए, आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सभी सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। वही क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं। तो लास्ट तक क्लास में ज़रूर बने रहिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। तो चलते हैं बिना देरी किए क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अभिलेख इनक्रप्शन के संदर्भ में कौन सा कथन सही हो जाएगा? एक, केवल पत्थरों पर ही उत्कीर्ण किए जाते थे। तो देखिए, केवल पत्थरों पर उत्कीर्ण नहीं करवाए जाते थे, इसलिए आपका पहला गलत हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन है, राजा अक्सर अपने आदेशों को इन पर उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके और पढ़ सके। तो आपका देखिए यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। राजा अक्सर अपने आदेशों को इन पर लिखवाते थे ताकि आम जनता भी उन्हें देख सके और पढ़ सके। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे देखिए केवल सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल दूसरा सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं। देखिए दूसरा क्यों सही हो जाएगा, क्योंकि राजा अपने आदेश, नियम और विजयों का विवरण इन पर उत्कीर्ण करवाते थे ताकि आम जनता देख सके, उन्हें पढ़ सके और उनका पालन कर सके। और देखिए कथन ए पहला क्यों गलत हो जाएगा, आपका पहला कथन क्यों गलत हो जाएगा, क्या कारण है? क्योंकि अभिलेख केवल पत्थरों पर ही नहीं लिखवाए जाते थे बल्कि धातुओं जैसे तांबे की प्लेटों, लोहे के खंभों, मिट्टी की पट्टिकाओं और गुफा की दीवारों पर खोदे जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के नगरों के निचले नगर के बारे में क्या सही हो जाएगा? तो हड़प्पा नगर के निचले नगर के बारे में कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे देखिए सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। यह पूर्वी भाग में था और यह हिस्सा बड़ा था लेकिन नीचे बना था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं। हड़प्पा सभ्यता के नगर को आमतौर पर दो भागों में बांटा गया था। पूर्वी भाग बड़ा था लेकिन निचले इलाके में बसा था, जिसे निचला नगर कहा जाता था। तो यहाँ देखिए निचले नगर में सामान्य लोग रहा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कई चीज़ें विदेशों के संविधान से ली गई हैं। सूची 1 सूची 2 से मिलान कीजिए सही। तो पहला है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए थे? तो मौलिक अधिकार लिए गए थे, तो आपका देखिए यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड में, अमेरिका USA से लिए गए थे मौलिक अधिकार। दूसरा है, नीति निर्देशक तत्व DPSP कहाँ से लिए गए थे? तो यह देखिए आपका आयरलैंड से लिए गए थे। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए थे। तीसरा है, संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया था? तो यह देखिए ब्रिटेन से लिया गया था। चौथा है, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए थे? यह देखिए सोवियत संघ, अब जो है रूस है, वहाँ से लिए गए थे। तो आपका देखिए सही मिलान हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं। मौलिक अधिकार अमेरिका USA के संविधान से प्रेरित है। तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए थे। दूसरा है, नीति निर्देशक तत्व राज्य के कल्याणकारी नियम आयरलैंड से लिए गए हैं। तीसरा है, संसदीय व्यवस्था प्रधानमंत्री और संसद का ढांचा है, यह ब्रिटेन से लिया गया है। और देखिए चौथा है, मौलिक कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ से लिए गए हैं। तो यह सभी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किन अधिकारियों की नियुक्ति की थी? तो मौर्य साम्राज्य में धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किन अधिकारियों की नियुक्ति की थी? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे देखिए सही हो जाएगा, पहला धर्म महामात्य की नियुक्ति की थी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। देखिए सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के नैतिक विचारों, धर्म को लोगों तक पहुँचाने और उनके बीच विवादों को सुलझाने के लिए विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की थी, जिन्हें धम्म महामात्य कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल में दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में तवरीक इतिहास
के लेखकों के बारे में कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? तो आपका देखिए यहाँ पे डी ऑप्शन सत्य हो जाएगा। वे सुल्तानों के लिए ढेर सारे इनाम पाने की उम्मीद में इतिहास लिखते थे। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता छुआछूत का पूरी तरह से उन्मूलन अंत करता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता छुआछूत को पूरी तरीके से खत्म करता है? तो वह हो जाएगा अनुच्छेद 17 करता है। तो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुच्छेद 17 छुआछूत को पूरी तरीके से खत्म करता है। देखिए समझते हैं, समाज में जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव और छुआछूत को खत्म करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 17 में इसे एक गंभीर और दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। यह समानता के अधिकार को मजबूत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में केस स्टडी विधि का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या होता है? तो सामाजिक विज्ञान की कक्षा में केस स्टडी विधि का उपयोग करने से मुख्य लाभ क्या होता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह छात्रों को किसी वास्तविक घटना या समस्या का गहराई से विश्लेषण करने के योग्य बनाती है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं, केस स्टडी का मतलब होता है कि एक सच्ची घटना या कहानी को बच्चों के सामने रखना होता है और उस पर चर्चा करना होता है। इससे क्या होता है? इससे बच्चे किताब से बाहर निकलकर असल ज़िंदगी की समस्याओं को तार्किक रूप से सोचना और सुलझाना सीखते हैं, शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र पढ़ाते समय रूट चिन्हों कन्वेंशनल सिंबल का उपयोग क्यों किया जाता है? तो मानचित्र पढ़ाते समय रूट चिन्हों का उपयोग क्यों किया जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो आपका यहाँ पे देखिए सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके उपयोग से मानचित्र को पढ़ने और समझने में एक सार्वभौमिक यूनिवर्सल भाषा मिलती है जिसे हर कोई समझ सकता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं, रूट चिन्ह वे संकेत होते हैं जो पूरी दुनिया में एक जैसे माने जाते हैं। जैसे रेलवे लाइन के लिए पटरी का चित्र या पानी के लिए नीला रंग। इससे क्या होता है? इससे क्या फ़ायदा होता है कि अगर आपको किसी देश की भाषा नहीं आती है तो आप भी चिन्हों को देखकर नक्शा आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में हवाई जहाज़ उड़ाना सबसे सुरक्षित और आसान माना जाता है। तो आपका देखिए यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। समताप मंडल हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए सबसे आदर्श परत मानी जाती है। तो आपका यहाँ पे कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। कारण है, समताप मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है जहाँ भारी मात्रा में जल, वाष्प और धूल कण पाए जाते हैं। तो आपका देखिए यहाँ पे दूसरा गलत हो जाएगा, कारण गलत हो जाएगा। देखिए समताप मंडल दूसरी परत होती है, यह निचली परत नहीं होती है सबसे। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। ए सही हो जाएगा, आर गलत हो जाएगा। आपका यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए सही हो जाएगा लेकिन आर गलत हो जाएगा। देखिए समझते हैं, समताप मंडल में बादल या आधी तूफान नहीं होते हैं, इसलिए वहाँ हवाई जहाज उड़ाना आसान होता है। यह बादलों संबंधी समस्याओं से मुक्त होती है समताप मंडल। और वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर। यहाँ देखिए मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं वह क्षोभ मंडल में होती हैं, समताप मंडल में नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य का वह कौन सा पहला प्रतापी शासक था जिसने अपने राज्य के विस्तार के लिए राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था? तो मगध साम्राज्य का वह कौन सा पहला प्रतापी शासक था जिसने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था? तो वह हो जाएगा बिंबिसार हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए मगध को एक बड़ा साम्राज्य बनाने की शुरुआत हर्यक वंश के राजा बिंबिसार ने की थी। उन्होंने चारों ओर पहाड़ियों से घिरे राजगृह, आज का राजगीर, को अपनी पहली सुरक्षित राजधानी बनाया था। उसके बाद उनके बेटे अजातशत्रु राजा बने थे।
देखिए आज के सेशन में जितने भी क्वेश्चन लिए हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा, लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा। और देखिए जो लोग चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए होंगे वह सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि डेली मेरी आपको प्रॉपर तरीके से सभी क्लासेस मिलती रहेगी। देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं सभी इम्पॉर्टेंट है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कथन ए है, भारत में न्यायपालिका को कार्यपालिका सरकार के नियंत्रण से पूरी तरह स्वतंत्र रखा गया है। तो आपका यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में न्यायपालिका को कार्यपालिका सरकार के नियंत्रण से पूरी तरह स्वतंत्र रखा गया है। तो आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। कारण है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये सुनिश्चित करती है कि कोई भी नेता या सरकारी अधिकारी जजों के फैसले में दखल ना दे सके और हर नागरिक को निष्पक्ष न्याय मिले। तो आपका यहाँ पे कथन भी सही हो जाएगा, कारण भी सही हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे देखिए पहला सही हो जाएगा। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के इतिहास में कल्याण मंडप का निर्माण किस साम्राज्य की वास्तुकला का एक मुख्य विशिष्ट लक्षण था। तो वह देखिए विजयनगर का था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मंडप का निर्माण साम्राज्य विजयनगर वास्तुकला का एक मुख्य विशिष्ट लक्षण था। देखिए समझते हैं, विजयनगर साम्राज्य के राजाओं ने मंदिर निर्माण में एक नई शैली जोड़ी। वे मंदिरों के अंदर एक बहुत बड़ा और सुंदर नक्शीदार हॉल बनाते थे, जिसे कल्याण मंडप कहा जाता था, और इसका उपयोग देवी देवताओं के विवाह उत्सव या धार्मिक कार्यक्रमों के लिए होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए है, ब्रिटिश काल में जब जमींदारों के साथ अस्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट लागू हुआ तो शुरुआत में जमींदारों को टैक्स चुकाने में भारी दिक्कत आई थी। तो आपका देखिए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। अस्थायी बंदोबस्त जब लागू हुआ था तो शुरुआत में जमींदारों को टैक्स चुकाने में भारी दिक्कत आई थी। तो आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। कारण है, अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जो राजस्व टैक्स तय किया था वह बहुत ऊंचा था और जमींदारों की ज़मीन छीन ली जाती थी यदि वे समय पर भुगतान नहीं करते थे। तो आपका देखिए यहाँ पे कथन भी सही हो जाएगा, कारण भी सही हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही हो जाएगा, आर ए की व्याख्या करता है। देखिए समझते हैं, 1993 में जब लॉर्ड कॉर्नवालिस ने यह नियम बनाया था तो अंग्रेज़ों ने टैक्स की रकम बहुत ज़्यादा बढ़ा दी थी। तो अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। और देखिए शुरुआती सालों में खेती अच्छी ना होने पर भी जमींदारों को उतना ही टैक्स देना पड़ता था। जो जमींदार समय पर पैसा नहीं जमा करते थे, अंग्रेज उनकी ज़मीन नीलाम कर देते थे। इसलिए दोनों बातें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल में भारत आए विदेशी यात्री इन बतूता किस देश के निवासी थे। तो मध्यकाल में भारत आए विदेशी इन बतूता किस देश के निवासी थे। तो वह देखिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मोरक्को के निवासी थे इन बतूता। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं, इन बतूता अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को देश के रहने वाले थे। वे 14वीं सदी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए थे और उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रिहला में भारत के सफ़र को आंखों देखा हाल लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध संत कबीर के उपदेश और कविताएं मुख्य रूप से किस ग्रंथ में सुरक्षित संकलित हैं। तो भक्ति काल आंदोलन के प्रसिद्ध संत कबीर के उपदेश और कविताएं मुख्य रूप से किस ग्रंथ से सुरक्षित संकलित हैं। तो वह देखिए बीजक हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए कबीर दास जी ने समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए सीधी और सरल भाषा में सखियाँ और पद गाए हैं और उनके इन्हीं उपदेशों और कविताओं के संग्रह को बीजक कहा जाता है। इसके 3 मुख्य भाग हैं, साखी, शबद और रामायणी हैं।
देखिए आप लोगों की लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम होती है, तो प्लीज़ आप लोग देखिए, जितने भी लोग देख रहे हैं एक बार सेशन को ज़रूर लाइक और शेयर कर देंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिपाही विद्रोह के दौरान 1857 की क्रांति में बिहार से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो वह हो जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कुंवर सिंह ने किया था। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 1857 की क्रांति में बिहार से विद्रोह किया था तो कुंवर सिंह ने किया था। देखिए समझते हैं, बिहार के जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह ने 80 वर्ष की उम्र में भी अंग्रेजों के खिलाफ तलवार उठाई थी और 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व किया था। और देखिए बाकी विकल्पों में नाना साहब ने कानपुर से और बेगम हजरत महल ने लखनऊ से नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में चेन्नई में हुई थी। यह समाज मुख्य रूप से किस सुधारवादी आंदोलन से प्रेरित था? तो बेस समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में चेन्नई में हुई थी। यह समाज मुख्य रूप से किस सुधारवादी आंदोलन से प्रेरित था? तो वह हो जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्रह्म समाज से प्रेरित था। तो बेस समाज ब्रह्म समाज से प्रेरित था, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं, राजा राम मोहन राय के ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर दक्षिण भारत के श्रीधरलू नायडू ने वेद समाज की स्थापना की थी। यह समाज भी अंधविश्वासों को खत्म करने और एक ईश्वर की पूजा करने की बात कहता था। तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और देखिए 1828 में की थी। राजा राम मोहन ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री पुरुष तुलना नामक प्रसिद्ध पुस्तक जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक अंतरों की आलोचना की गई थी, किसने लिखी थी? तो स्त्री पुरुष तुलना नामक प्रसिद्ध पुस्तक जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक अंतरों की आलोचना की गई है, किसने लिखी थी? तो वह देखिए आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ताराबाई शिंदे ने लिखी थी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं, महाराष्ट्र की ताराबाई शिंदे ने 1882 में स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब लिखी थी। इस किताब में उन्होंने समाज में पुरुषों और महिलाओं के साथ होने वाले दोहरे बर्ताव और भेदभाव पर खुलकर चर्चा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए है, जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा इक्वेटर से ध्रुवों पोल्स की तरफ जाते हैं तापमान लगातार घटता है। तो आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों पोल्स की तरफ जाते हैं तापमान लगातार घटता है। तो आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। कारण है, सूर्य से आने वाली गर्मी आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक होती है और ध्रुवों की ओर जाने पर यह कम हो जाती है। तो आपका देखिए यहाँ पे कथन भी सही हो जाएगा, कारण भी सही हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या करता है। तो आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं, पृथ्वी गोल है इसलिए सूरज की सीधी और सबसे तेज धूप भूमध्य रेखा के बीचों बीच हिस्सों पर पड़ती है, जिससे वहाँ बहुत गर्मी होती है। जैसे जैसे हम ऊपर या नीचे ध्रुवों पोल्स की तरफ जाते हैं सूरज की किरणें तिरछी हो जाती हैं और गर्मी कम होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इस कारण 1 डिग्री देशांतर को पार करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? तो वह देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा, 4 मिनट लगता है। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में मिलने वाली ओजोन गैस की परत ओजोन लेयर हमें सूर्य की किन हानिकारक किरणों से बचाती है? तो वह हो जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पराबैंगनी किरणों से बचाती है, अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं, समताप मंडल में मौजूद ओजोन परत हमारी धरती के लिए एक छतरी सनस्क्रीन की तरह काम करती है। यह सूरज से आने वाली खतरनाक पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट
किरणों को सोख लेती है, जिससे हम त्वचा के कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से बच जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को कोर या नींफे कहा जाता है। यह मुख्य रूप से किन तत्वों से मिलकर बनी होती है? तो पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को कोर या नींफे कहा जाता है। यह मुख्य रूप से किन तत्वों से मिलकर बनती है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, निकिल और लोहे से मिलकर बनती है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए है, भारत के प्रत्येक नागरिक को चुनाव में केवल एक वोट देने का अधिकार है और हर वोट का मूल्य वैल्यू बराबर होता है। तो आपका देखिए यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के प्रत्येक नागरिक को एक वोट देने का अधिकार है और हर वोट का मूल्य बराबर होता है, समान होता है। कारण है, भारतीय संविधान सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के माध्यम से राजनीतिक समानता के सिद्धांत को स्थापित करता है। तो आपका देखिए यहाँ पे कारण भी सही हो जाएगा, कथन भी सही हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही हो जाएगा और आर ए की व्याख्या करता है। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। देखिए, भारत में चाहे कोई करोड़पति हो या बहुत गरीब मजदूर हो, चुनाव के दिन सबको एक ही वोट डालने का हक है और सबके वोट की कीमत एक समान होती है। देखिए कारण क्यों सही हो जाएगा, हमारा लोकतंत्र सबको राजनीतिक में बराबर का दर्जा देता है, जिससे वयस्क मताधिकार कहते हैं। कारण भी सही हो जाएगा, कथन भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन, रिवर बेसिन, जहां दुनिया का सबसे ज़्यादा मात्रा में पानी बहता है, कौन सा हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अमेजन नदी बेसिन हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, दुनिया की सबसे लंबी नदी भले ही नील नदी हो, लेकिन पानी की मात्रा और चौड़ाई के हिसाब से दक्षिण अमेरिका की अमेजन नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी होती है। इसका जंगल और नदी क्षेत्र सबसे बड़ा नदी बेसिन बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरों की सतह पर चलने वाली निश्चित दिशा में जल की धाराओं को महासागरीय धाराएं कहते हैं। लैब्राडोर किस प्रकार की धारा है? तो लैब्राडोर किस प्रकार की धारा है? तो वह देखिए ठंडी जलधारा हो जाएगी। लैब्राडोर ठंडी जलधारा है। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, लैब्राडोर धारा ध्रुवों से ठंडे इलाकों से भूमध्य रेखा की तरफ बहती है, इसलिए ये एक ठंडी जलधारा होती है। इसके विपरीत देखिए, गल्फ स्ट्रीम धारा जो होती है वह गर्म जलधारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख को खापा चांद भी कहा जाता है, जिसका स्थानीय भाषा में क्या अर्थ होता है? तो लद्दाख को खापा चांद भी कहा जाता है, इसका स्थानीय भाषा में क्या अर्थ होता है? तो वह देखिए बर्फ़ की भूमि होता है। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। लद्दाख को खापा चांद कहा जाता है, जिसका स्थानीय भाषा में अर्थ होता है बर्फ़ की भूमि होता है। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, लद्दाख के बारे में समझते हैं। लद्दाख एक ठंडा और ऊंचा मरुस्थल है, जहाँ साल के अधिकांश समय में बर्फ़ जमी रहती है। वहाँ की स्थानीय भाषा में लद्दाख को खापा चांद कहते हैं, जिसका सीधा मतलब होता है बर्फ़ की भूमि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे संसाधन जिनकी मात्रा निश्चित होती है और एक बार समाप्त होने के बाद उन्हें दोबारा बनने में लाखों वर्ष लगते हैं, क्या कहलाते हैं? तो वे कौन से संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा सीमित होती है और एक बार समाप्त होने में वह दोबारा बनने में लाखों समय लगते हैं? तो वह देखिए अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अनवीकरणीय संसाधन समाप्त हो जाते हैं तो उन्हें दोबारा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए समझिएगा, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे ईंधन अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। तो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे ईंधन अनवीकरणीय संसाधन होते हैं और देखिए धरती के अंदर इनका भंडार फिक्स सीमित होता है। अगर ये एक बार पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं तो इन्हें दोबारा बनने में करोड़ों साल लगेंगे, जिन्हें इंसान अपने जीवन में दोबारा नहीं देख पाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था और इसके अस्थायी अध्यक्ष परमानेंट चेयरमैन कौन चुने गए थे? तो संविधान सभा का गठन कब किया गया था और इसके अस्थायी अध्यक्ष परमानेंट चेयरमैन कौन चुने गए थे? तो आपका राइट आंसर देखिए पहला सही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। देखिए, भारत का संविधान बनने के लिए जो संविधान सभा बैठी थी उसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे, जो बाद में भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। और देखिए, डॉक्टर अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान के अनुसार भारत में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पूरी तरह स्वतंत्र क्यों रखा गया है? क्या कारण है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा, ताकि नेता और सरकारी अधिकारी अदालत के जजों के काम और फैसले में कोई दबाव या दखल ना दें। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसलिए न्यायपालिका को कार्यपालिका से पूरी तरीके से स्वतंत्र रखा गया है। देखिए, समझते हैं, अगर जज मंत्रियों या अधिकारियों के अधीन काम करेंगे तो वे कभी भी निष्पक्ष होकर जनता को न्याय नहीं दे पाएंगे। इसलिए भारतीय संविधान ने न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा है, ताकि कोर्ट बिना किसी डर या राजनीतिक दबाव में सही फैसला सुना सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के लोकसभा सदन का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्षों का होता है और इसके चुनाव कितने समय बाद होते हैं? तो भारतीय संसद के लोकसभा सदन का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्षों का होता है और इसका चुनाव कितने वर्ष बाद होता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, 5 वर्ष बाद होता है। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, समझते हैं, लोकसभा को निचला सदन या जनता का सदन कहा जाता है। इसके संसदों का चुनाव देश की जनता हर 5 साल में करती है। देखिए, 5 साल पूरे होने पर यह सदन भंग हो जाता है और नई सरकार चुनी जाती है। और राज्यसभा का कार्यकाल होता है, तो राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है और यह कभी भी भंग नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में क्षेत्र भ्रमण, फील्ड ट्रिप, शैक्षणिक भ्रमण को एक महत्वपूर्ण विधि क्यों माना जाता है? तो सामाजिक विज्ञान शिक्षण में क्षेत्र भ्रमण, शैक्षणिक भ्रमण को एक महत्वपूर्ण विधि क्यों माना जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यह छात्रों को वस्तुओं और सामाजिक स्थानों का प्रत्यक्ष डायरेक्ट अनुभव और व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करती है। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, इसलिए इसे महत्वपूर्ण विधि माना गया है क्षेत्र भ्रमण को। देखिए, समझते हैं, जब बच्चे किताब या संसद किले के बारे में पढ़ने के बजाय खुद किसी ऐतिहासिक इमारत या पंचायत भवन का क्षेत्र भ्रमण फील्ड ट्रिप करते हैं तो वे चीज़ों को सीधे देखकर ज़्यादा बेहतर और अस्थायी रूप से सीख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परीक्षा रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों को कैसा होना चाहिए? सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों को खुद चिंतन करने, सवाल पूछने और गतिविधियों के अवसर प्रदान करे। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, एनसीएफ 2005 कहता है कि किताब का काम सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि किताबें ऐसी होनी चाहिए जिन्हें पढ़कर बच्चों के मन में सवाल उठे, वे खुद सोचें और करके सीखें। देखिए, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज की क्लास आपको कैसी लगी। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर इतिहास हिस्ट्री पढ़ाने का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो उच्च प्राथमिक स्तर पर इतिहास पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो वह हो जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये समझना कि हमारा वर्तमान समाज अतीत के अनुभवों और परिवर्तनों से कैसे विकसित हुआ है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर इतिहास पढ़ाने का सबसे मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि यह समझना कि हमारा वर्तमान समाज अतीत के अनुभवों और परिवर्तनों से कैसे विकसित हुआ है। तो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
तो देखिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करिए। ये मत सोचिए आज नहीं तो कल पढ़ेंगे, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। नहीं तो देखिए आपका एग्ज़ाम आ जाएगा, आपकी तैयारी नहीं होगी तो आपका सीटेट नहीं निकल पाएगा। इसलिए जितना हो सके अभी से अच्छे से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज की क्लास आपको कैसी लगी।